नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जितने भी आर्टिकल्स मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों, ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से निकाले हैं। एसएससी का दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर चेक किया, देन रेलवेज के जो आरआरबी के एग्जाम होते हैं उनको चेक किया, फिर पीसीएस के पेपर में से भी दोस्तों कुछ आर्टिकल्स निकाले हैं, एंड यूपीएससी से भी दोस्तों एक दो आर्टिकल निकाले हैं। तो आपको इसलिए ये आर्टिकल याद रहने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। अब ये क्या है दोस्तों, इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि ये यूनियन के बारे में है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में है, बस इतना याद रखिए। डीप में आपको आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है ये वाला। फिर दोस्तों अगला है सिटीजनशिप के बारे में। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है जब से एनआरसी की बात हमारे देश में चल रही है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक दोस्तों क्या है, सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल हैं। उसके बाद दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो हैं फंडामेंटल राइट्स। आप चाहे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बट आपको अपने मौलिक अधिकार पता होने चाहिए। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इस पे दोस्तों मैंने लॉन्ग वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं कि अगर आपको डिटेल में ये आर्टिकल समझने हैं तो आप लॉन्ग वीडियोस देख लेना। बाकी अभी मैं इसको शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 12 में क्या दे रखा है दोस्तों, आर्टिकल 12 में है स्टेट की डेफिनेशन। आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13 में दोस्तों बोल रखा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है ये ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो। अगर सरकार ऐसा कानून बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को स्ट्रक डाउन कर देगी। फिर दोस्तों आर्टिकल 14 आपको पता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दे रखा है इसमें, यानी कि कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं। फिर दोस्तों आर्टिकल 15 इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में दे रखा है कि सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन बेसिस पे गवर्नमेंट हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। फिर दोस्तों आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 क्या है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कहां पर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब करनी है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर दोस्तों आर्टिकल 17 आपको याद रखना है कि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है कि एबॉलिशन करना है हमें इसका। देन आर्टिकल 18 में दोस्तों एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, जैसे राजा महाराजा अपने नाम के आगे कोई नहीं लगा सकता, आर्टिकल 18 में ये बात लिखी है। देन दोस्तों आर्टिकल 19 आपको तो ये हमेशा याद ही रहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें दोस्तों और भी काफ़ी सारे राइट्स हैं, जैसे राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, फिर मूवमेंट से रिलेटेड, देन रेजिडेंस, देन ऑक्यूपेशन। ये सभी राइट्स दोस्तों आर्टिकल 19 में दे रखे हैं। फिर आर्टिकल 20 क्या है, आर्टिकल 20 है दोस्तों कि अगर आपने कोई अपराध वगैरह कर रखा है तो उस केस में ये कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि मतलब ऐसा ना हो कि एक ही अपराध के लिए आपको दो बार सजा दे दी जाए, तो ये आर्टिकल उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। फिर दोस्तों आर्टिकल 21 ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है ये, क्योंकि राइट टू लाइफ की बात करता है दोस्तों। हमारे जीने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है हमें, एक तरह से कि हम अपने चॉइस के एंड अपनी डिग्निटी के हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, आर्टिकल 21। एंड दोस्तों राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। देन दोस्तों आर्टिकल 21A ये दोस्तों बाद में ऐड किया गया था, एंड इसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन, कि 14 साल से छोटे बच्चों को गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। देन दोस्तों आर्टिकल 22 में क्या है, प्रोटेक्शन है कि जब आपको अरेस्ट करती है पुलिस तो उससे रिलेटेड कुछ प्रोटेक्शन दे रखा है, जैसे कि अगर अरेस्ट करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करेगी पुलिस। देन दोस्तों उसके बाद है कि आपको अरेस्ट करते टाइम आपको अरेस्ट वारंट दिखाएगी। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 22 में हैं। देन दोस्तों आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 में दे रखा है कि प्रोहिबिट करना है हमें ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि इंसानों को, यानी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दोस्तों, इनको भी बेचा जाता है, जैसे कि सामान को बेचा जाता है ना, वैसे इनको भी बेचा जाता है। इसीलिए दोस्तों ये आर्टिकल प्रोहिबिट कर रहा है। आपको पता है कि प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाया जाता है, लड़कियों को बेच दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को उठा के किडनैप करते हैं, बेच देते हैं। आर्टिकल 23 में दोस्तों एक बात और लिखी है कि फोर्स लेबर, यानी कि फोर्स लेबर को भी प्रोहिबिट करना है कि आपको कोई बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता। देन दोस्तों आर्टिकल 24 हमें क्या बोलता है कि हमें क्या प्रोहिबिट करना है, चाइल्ड लेबर को, यानी जो बच्चों से काम करवाते हैं वो चीज़ अलाउड नहीं है एज पर आर्टिकल 24। देन दोस्तों आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के राइट्स हैं। आर्टिकल 25 में क्या है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं,
जिस धर्म को आपको फॉलो करने का मन है वो आप आराम से करिए, आर्टिकल 25 इसकी परमिशन देता है। आर्टिकल 26 क्या है दोस्तों कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जागरण करवाना है या आपको कुछ भी करवाना है अपने पूजा पाठ से रिलेटेड तो आप करवा सकते हैं। देन दोस्तों आर्टिकल 27 क्या है कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं वसूल सकती धर्म के नाम पे, मतलब रिलीजन के नाम से आपसे टैक्स नहीं लिया जा सकता। देन दोस्तों आर्टिकल 28 क्या है, आर्टिकल 28 में बोल रखा है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब गवर्नमेंट स्कूल में जैसे दोस्तों प्रेयर होती है सुबह, ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल में किसी धर्म से रिलेटेड प्रेयर नहीं करवा सकते, ये आर्टिकल 28 में है। देन दोस्तों आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। आर्टिकल 29 दोस्तों क्या है, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है एक तरह से, ठीक है। एंड आर्टिकल 30 में क्या है कि जो ये माइनॉरिटीज हैं ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद ही खोल भी सकते हैं, खुद ही उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने एक तरह से ये खुद ही उसको बनाते हैं, उसको फिर फॉलो करते हैं। देन दोस्तों एक आर्टिकल था, अभी तो है नहीं, आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 क्या है, इसमें पहले दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी था, मतलब आप राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब आप कहीं भी ज़मीन खरीदिए उसके बाद उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता, बट इसको दोस्तों हटा दिया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 1978 में दोस्तों इसको यहाँ से हटाकर, मतलब फंडामेंटल राइट से हटाकर क्या कर दिया, एक लीगल राइट बना दिया था, आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया था हमारे संविधान के, तो वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। फिर दोस्तों अब आता है फंडामेंटल राइट का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगर ये आर्टिकल ना हो तो बाकी सारे आर्टिकल्स एक तरह से यूजलेस हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 में ऐसा लिखा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करती है तो हमारे पास पावर है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकें, सुप्रीम कोर्ट जाकर अर्जी डाल सकें कि जज साहब गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रही है, कृपया करके हमारी रक्षा करें। तो गवर्नमेंट क्या करेगी दोस्तों, उनके बनाए गए कानून को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगी। सेम यही पावर दोस्तों हाई कोर्ट के पास भी है अंडर आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 में क्या है दोस्तों, रिट्स। रिट्स का मतलब आपने सुना होगा 5 तरह की रिट्स होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सोररी एंड क्यो वारंटो। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 32 में। एंड दोस्तों रिट्स हाई कोर्ट भी इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। देन दोस्तों डीपीएसपी की बात आती है, ये हमने दोस्तों बोरो किया है आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। देन इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं, 36 से लेकर 51 तक इसमें आर्टिकल्स दे रखे हैं दोस्तों। इसमें आपको एक बार आप नज़र मार लेना, सारे आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बहुत फेमस आर्टिकल्स हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, प्लस ये न्यूज़ में भी डेली आते रहते हैं, तो आपको ये आर्टिकल पता होने चाहिए। आर्टिकल 39A दोस्तों इसमें क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड करेगी, फ्री लीगल एड। ये दोस्तों ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में मैडम इंदिरा गांधी जी ने इसको ऐड किया था हमारे डीपीएसपी के अंदर। फ्री लीगल एड का मतलब दोस्तों गवर्नमेंट आपको वकील प्रोवाइड करेगी, अगर आपके पास पैसे नहीं है वकील हायर करने के तो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, ताकि सबको इक्वल जस्टिस मिल सके, पैसे के बेसिस पे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। देन दोस्तों आर्टिकल 40 इसमें क्या है, पंचायत से रिलेटेड है। एंड इसी आर्टिकल के बेसिस पे दोस्तों हमारे देश में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया गया था एंड पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी बनाया गया था। देन दोस्तों आर्टिकल 44 ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डीपीएसपी है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक हमारे देश में ये इस पे कानून नहीं बनाया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें क्या है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए हमारी कंट्री में, बट दोस्तों ये अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब दोस्तों कि पर्सनल लॉज भी, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, सबके अलग अलग है ना, तो सबको कंबाइन करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, मतलब एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ बनाया जाए जिसमें कि सारे धर्म को कवर कर सकें। ऐसा ना हो कि सब धर्म के अपने अलग अलग कानून हो। देन दोस्तों 45 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास आर्टिकल 21A आया है ना दोस्तों, मतलब हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, वो इसी आर्टिकल से निकल के आया है, इसी में एजुकेशन देने की बात की गई थी। एंड अब दोस्तों पहले की गई थी, मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसको भी अमेंड करके थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बट आपको वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देन दोस्तों आर्टिकल 46 ये क्या है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन एग्जाम में भी पूछा गया दोस्तों। फिर दोस्तों आर्टिकल 50 क्या है, आर्टिकल 50 में लिखा है कि जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एक तरह से
अपना अपना काम खुद करेंगे, एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। ये दोस्तों साफ सीधी लाइन इसमें लिख रखी है। फिर दोस्तों आर्टिकल 51A, इसमें क्या है, ये दोस्तों ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 1976 में ये ऐड किया गया था मैडम इंदिरा गांधी जी के द्वारा बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड इसमें क्या ऐड किया गया दोस्तों इस आर्टिकल में, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज दोस्तों ऐड की गई। एंड ये पार्ट 4 एक अलग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इसमें टोटल दोस्तों 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 10 ओरिजिनली ऐड की गई थी, मतलब जब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, एंड एक बाद में ऐड किया गया था बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन दोस्तों अब बात करते हैं बाकी आर्टिकल्स की। फंडामेंटल राइट हो गया एंड डीपीएसपी हो गया, वो दोनों दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको समझते हैं दोस्तों। अब ये जो मैंने ऊपर के आर्टिकल्स लिखे हैं, ये सारे किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति साहब से रिलेटेड है। आपको पता है अभी हमारे देश में इलेक्शन हुआ है, तो प्रेसिडेंट साहब तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गए, और वैसे भी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है हमारे देश की, सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट भारत देश की। आर्टिकल 52 में क्या है दोस्तों कि हमारे देश में राष्ट्रपति होने चाहिए, ठीक है, आर्टिकल 52 में बोला है। 53 में क्या है कि इनकी एग्जीक्यूटिव पावर, यानी जो इनकी कार्यपालिका की पावर होती है, किसमें, 53। अब दोस्तों अभी अभी इलेक्शन हुआ है हमारे देश में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका इलेक्शन कौन से आर्टिकल में दे रखा है। इनका इलेक्शन दोस्तों दे रखा है आर्टिकल 54 के अंदर। देन दोस्तों ये जो शपथ लेते हैं, इनको शपथ दोस्तों दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इनको शपथ दिलाते हैं। एंड अंडर आर्टिकल 60 में दोस्तों इनकी शपथ के बारे में दे रखा है। फिर दोस्तों अगर इनको इनके पद से हटाना है, मतलब राष्ट्रपति साहब को इनके पद से हटाना है, तो फिर आर्टिकल 61 में दे रखा है इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस। आर्टिकल 61 तो दोस्तों मेरे को लगता है 5-6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर दोस्तों अगला है वाइस प्रेसिडेंट साहब से रिलेटेड, मतलब उपराष्ट्रपति साहब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल 63 कहता है कि हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए। एंड आर्टिकल 64 क्या कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है यही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। आपको पता है हमारे पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है दैट इज राज्यसभा, उसके चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब उसके चेयरमैन होते हैं। देन दोस्तों आर्टिकल 65, इसमें क्या लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट साहब, मतलब प्रेसिडेंट साहब की जो पोस्ट है, अगर वो किसी कारण वेकेंट हो जाती है, मतलब या तो उनकी मृत्यु हो जाती है, या वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, या किसी भी कारण उनकी जो पोस्ट है वो अगर खाली हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट पद संभालते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है दोस्तों एक्टिंग प्रेसिडेंट। आर्टिकल 65 में वर्ड दे रखा है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे उपराष्ट्रपति साहब उनका पद संभालते हैं। अब दोस्तों ये जो आर्टिकल है इसको आपको ट्रिक से याद करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऊपर के 5 आर्टिकल याद हैं दोस्तों 72 से लेके 111 तक, तो आपको नीचे वाले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बट अगर आपको ऊपर वाले याद नहीं, नीचे वाले याद हैं, तो फिर आपको समझिए ऊपर वाले भी याद है। मतलब आपको 50% मेहनत करनी है दोस्तों इसमें। वो कैसे, देखिए आर्टिकल 72 क्या है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें आप 89 ऐड कर दीजिए तो ये बन जाता है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। पार्डनिंग पावर का मतलब दोस्तों मर्सी पिटिशन जैसे डालते हैं ना क्रिमिनल लोग, दया याचिका, वो पार्डनिंग पावर का मतलब वो होता है। देन दोस्तों आर्टिकल 74 क्या है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में इसमें दे रखा है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए जो कि एक तरह से एडवाइस करेंगे राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति साहब डिसीजन लेते हैं उनके बोलने पे। एंड दोस्तों आर्टिकल 163 मतलब 74 में आप फिर से 89 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाता है कि स्टेट में यूनियन काउंसिल ऑफ स्टेट के जो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो किसको एडवाइस करेंगे, गवर्नर को। फिर दोस्तों आर्टिकल 75 में दे रखा है मिनिस्टर्स से रिलेटेड बाकी प्रोविजन यूनियन लेवल पे, एंड उसमें 89 आप ऐड कर दीजिए 79 में, तो क्या हो जाता है 164 में स्टेट के मिनिस्टर के बारे में दे रखा है दोस्तों। देन दोस्तों आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल, यानी इंडिया के सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं ये। एंड दोस्तों इसमें आप 89 ऐड कर दीजिए तो हो जाता है 165 एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। ये दोस्तों एक राज्य के सबसे हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। देन दोस्तों प्रेसिडेंट साहब की वीटो पावर, आपको पता है कि कोई भी बिल जब पार्लियामेंट पास करता है वो कानून तब तक नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति साहब उस पर अपना एसेंट नहीं दे देते, यानी जब तक राष्ट्रपति साहब का सिग्नेचर उस पर नहीं होता तब तक कोई भी बिल कानून नहीं बनता। एंड इनकी यही वीटो पावर दोस्तों दे रखी है आर्टिकल 111 में, एंड इसमें आप 89 ऐड कर दीजिए तो गवर्नर साहब की वीटो पावर हो जाती है आर्टिकल 200 में। तो दोस्तों आपने देखा कि ऊपर वाले में आप 89 ऐड कर देंगे तो वो नीचे वाले आर्टिकल बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि यूनियन के आर्टिकल में अगर आप
89 ऐड कर देंगे तो वो स्टेट का आर्टिकल बन जाएगा। ये सारे आर्टिकल्स पे दोस्तों फॉलो नहीं होता, बट बहुत सारे आर्टिकल पे ये फॉलो भी होता है। मैंने इस पर एक लॉन्ग वीडियो बना रखी है दोस्तों, मतलब उसमें बहुत सारी ट्रिक्स मैंने बता रखी हैं। एक 89 ऐड करने की ट्रिक होती है, फिर एक 90 ऐड करने की ट्रिक होती है, तो आप जाके देख लेना, मैं लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देन दोस्तों आर्टिकल 102, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लगभग आप ये लगा लीजिए साल में 365 दिन में से 200 दिन ये न्यूज़ में रहता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसमें डिस्क्वालीफाई किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड वापस इसमें आप 89 अगर ऐड कर देंगे तो वो एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है अंडर आर्टिकल 191। अब दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन मैं क्यों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ दोस्तों आपको पता है न्यूज़ में चलता रहता है। एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या हो गया? दल बदल विरोधी कानून, कि जो नेता लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं ना, तो उस चीज़ का डिस्क्वालिफिकेशन दोस्तों आर्टिकल 102 के तहत किया जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको याद रखना है। फिर दोस्तों आर्टिकल 105 यानी आर्टिकल 105, इसमें क्या है? प्रिविलेजेस वगैरह किसकी है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। इसमें आप 89 ऐड कर दीजिए, वो हो जाता है 194, प्रिविलेजेस हो जाती हैं वो एमएलए लोगों की। देन दोस्तों आर्टिकल 108, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। ये तो मेरे को लगता है 10 बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या है? जॉइंट सिटिंग, अगर बिल पास करते समय लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच में डेडलॉक हो जाता है कि लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं मान रहा, राज्यसभा इनकी, मतलब बिल पास नहीं हो रहा, एक डेडलॉक क्रिएट हो गया, तो क्या होगा? जॉइंट सिटिंग की जाती है राष्ट्रपति साहब के द्वारा। राष्ट्रपति साहब दोस्तों आर्टिकल 108 का यूज़ करते हैं एंड फिर लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाते हैं, फिर मिलकर बात करते हैं, मैटर को सॉल्व करते हैं। देन दोस्तों आर्टिकल 110, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आर्टिकल 110 दोस्तों मनी बिल से रिलेटेड है, मनी बिल की डेफिनेशन इसमें दे रखी है। अब दोस्तों आर्टिकल 112 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल हमारे देश में बजट पेश किया जाता है, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। बजट मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। बजट शब्द दोस्तों हमारे संविधान में कहीं भी यूज़ नहीं किया गया। हमारे संविधान में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब दोस्तों आर्टिकल 123 क्या है? ऑर्डिनेंस पावर, यानी कि जो अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति साहब, ये ऑर्डिनेंस पावर है राष्ट्रपति साहब की। एंड अगर आप 123 के बदले 213 कर देंगे तो हो जाता है गवर्नर साहब की ऑर्डिनेंस पावर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है सिटीजन ऑफ, मतलब फर्स्ट सिटीजन कौन होते हैं भारत के? राष्ट्रपति साहब होते हैं फर्स्ट सिटीजन, यानी पहले नंबर पे। तो इनका सीक्वेंस में हो गया 1 2 3। अब राष्ट्रपति के बाद किसका नंबर आता है? गवर्नर का। तो इनको सेकंड पे कर दो, फिर 1 3 लिख दो, मतलब खाली आपको 2 उठा के पहले कर देना है। सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर दोस्तों वापस से सीक्वेंस चेंज कर दोगे, अगर 312 कर दोगे तो वो ऑल इंडिया सर्विसेज का हो जाता है। अभी इसकी भी बात करेंगे। अब दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 169। ये क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको पता है अभी यूपी में इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र में इलेक्शन का इशू चल रहा था, मतलब जो अभी एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, तो इन दोनों जगह ही दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, यानी विधान परिषद। स्टेट के अंदर भी दोस्तों सेकेंड हाउस हो सकता है, जैसे लोकसभा एंड राज्यसभा होता है, वैसे कई सारे स्टेट्स में 2 हाउसेस हैं। टोटल दोस्तों इस टाइम 6 स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। अगर आपको नाम पता है तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता देता हूँ। पहला है दोस्तों यूपी, देन बिहार, देन महाराष्ट्र, देन दोस्तों कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश एंड देन तेलंगाना। इन सब जगह दोस्तों क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है। अब दोस्तों केजरीवाल साहब बार बार बोलते हैं कि वो दिल्ली को स्टेटहुड दिलवाएंगे, मतलब यूनियन टेरिटरी से कन्वर्ट करवा के स्टेट बनवा देंगे। प्लस उनका डिस्प्यूट चलता रहता है दिल्ली के एलजी साहब के साथ। तो दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की भी काफ़ी सारी जजमेंट इस दिल्ली से रिलेटेड आ चुकी हैं। तो दिल्ली का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 239AA, स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर दोस्तों अभी मैंने बताया 312 किससे रिलेटेड है? ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी IAS IPS ये सब जो होते हैं ना, वो किस में है दोस्तों? किसके थ्रू बनाया जाता है? आर्टिकल 312। अब दोस्तों आपको पता है ये तो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये तो आपको याद भी होंगे शायद, क्योंकि ये कम से कम 20 बार एग्जाम में पूछा गया। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। हमारे देश में आपको पता है आपातकालीन लगाया जाता है, मतलब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। देन दोस्तों 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं कई बार इसको। देन दोस्तों 360 ये क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब दोस्तों आर्टिकल 368 में क्या है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट की जो पावर है हमारे संविधान में संशोधन करने की, वो किस में दे रखी है? आर्टिकल 368 यानी 368। अब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एंड
इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी एंड रेलवेज का तो दोस्तों ये फेवरेट टॉपिक है, आप कह सकते हैं। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल 148 क्या है दोस्तों? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में कैग। देन दोस्तों आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 280 में क्या दे रखा है? फाइनेंस कमीशन के बारे में दे रखा है। देन दोस्तों आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 के बीच में दे रखा है यूपीएससी, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में दे रखा है, एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी दोस्तों इन्हीं आर्टिकल में दे रखा है, 315 से लेकर 323 तक। देन 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो दोस्तों सुर्खियों में रहता ही है। आपको पता है कि हमारे देश में हर दूसरे महीने तो इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल तो आप कभी मत भूलना। देन आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। देन दोस्तों आर्टिकल 338A दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, NCST। देन दोस्तों लास्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था।